हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्य का विश्लेषण करना यानी वर्क एनालिसिस। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये मैं आपको बता दूँ, जो कि मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ कि आपका नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना एक क्लास को अगर आप बार-बार देखेंगे तो उससे आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए आप सबसे पहली बार एक बार क्लास देखिए, फिर अच्छी तरीके से उसका नोट्स बनाइए और फिर बार-बार नोट्स को जो है वो रिवाइज़ कीजिए। तभी आपको चीज़ें क्या होंगी, आपको अच्छी तरह से याद होंगी और एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी काफ़ी ईज़ी होगा। इसीलिए नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग क्लास देखते हैं तो बीच-बीच में वीडियो पॉज़ करके नोट्स बना लिया कीजिए। चलिए आइए आप शुरू करते हैं। देखिए, लिखा है शिक्षा वास्तव में एक मानवीय प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव डालता है। ऑब्वियस सी बात है, जो एजुकेशन है उसमें कहीं न कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि अगर एक व्यक्ति जो है वो एजुकेटेड होता है, नौकरी करता है, तो कहीं न कहीं उससे जुड़े जितने लोग होते हैं परिवार में, वह क्या होता है, सबकी लाइफ़ पर क्या होता है, इम्पैक्ट डालता है। प्रभाव डालने वाला बेसिकली क्या होता है, शिक्षक होता है और प्रभाव ग्रहण करने वाला विद्यार्थी। और उस बच्चे पर, उस विद्यार्थी पर जो प्रभाव डालते हैं वो कहाँ डालते हैं, टीचर्स डालते हैं और बच्चे पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। शिक्षक में मूल्यपरक ज्ञान होने के लिए कार्य के विश्लेषण की योग्यता होनी चाहिए। जो टीचर होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी भी कार्य को बेसिकली उसके विश्लेषण करने की जो क्षमता है वो एक टीचर में होनी चाहिए। कार्य का विश्लेषण एवं उसकी विशेषताएं शिक्षक को शिक्षण कार्य के लिए प्रभावित करती है। शिक्षक को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला है विद्यार्थियों की सीखने संबंधी क्रियाएं। दूसरा है विद्यार्थियों से सीखने हेतु सकारात्मक व्यवहार। तीसरा है विद्यार्थी अधिगम संपत्ति परिस्थितियों का ज्ञान। और फिर है चौथा, निदानात्मक मूल्यांकन के लिए मानदंड निर्धारित करना, यानी मूल्यांकन के क्या मानदंड होंगे और वह क्या कौन निर्धारित करेगा, शिक्षक निर्धारित करेगा। अब देखिए, शिक्षण उद्देश्यों की पहचान करना यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव। तो शिक्षक का जो मुख्य ध्येय होता है, जो उनका एम होता है या उद्देश्य होता है, उसकी पहचान करके गंतव्य पर पहुंचना और विद्यार्थियों को अधिकाधिक लाभ देना है। टीचर का क्या उद्देश्य होता है, बेसिकली कि उनके उद्देश्य की पहचान करके विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान करना। फिर देखिए, परंतु यह तभी संभव है जब शिक्षक आवश्यकतानुसार पुस्तक के निर्माण से लेकर विद्यार्थियों के मूल्यांकन तक का ध्यान रखे। कब पॉसिबल है ये, कि जो टीचर है वो बेसिकली पुस्तक है यानी जो बुक है, जो बच्चे का स्टैंडर्ड बुक, उसके निर्माण से लेकर विद्यार्थियों का किस तरीके से मूल्यांकन हो, इसका भी ध्यान रखे। उद्देश्यों की जो पहचान है वो 3 आधार पर निर्धारित है। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा क्रियात्मक और तीसरा है भावात्मक। एक होता है कॉग्निटिव, फिर फंक्शनल, फिर अफेक्टिव। देखिए, कई बार इसका क्रम पूछ लेता है कि जो ज्ञानात्मक है उसका क्रम क्या है। तो सबसे पहले ज्ञान, फिर बोध, फिर प्रयोग, प्रयोग के बाद विश्लेषण। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, प्रयोग के बाद ही क्या करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण के बाद संश्लेषण, संश्लेषण के बाद मूल्यांकन। फिर देखिए क्रियात्मक, क्रियात्मक में हो जाएगा उद्दीपन, उद्दीपन के बाद हस्तांतरण, हस्तांतरण के बाद नियंत्रण, नियंत्रण के बाद समन्वयीकरण, फिर स्वाभाविकरण और फिर आदत का निर्माण। और भावात्मक में हो जाएगा प्राप्त करना, फिर अनुक्रिया, अनुमूल्यन करना, संप्रत्यय निर्माण एवं व्यवस्थापन और चरित्र निर्माण। अब देखिए, अगला है कि अधिगम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना, यानी राइटिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इन द बिहेवियरल टर्म्स। सबसे पहले लिखा हुआ है कि उद्देश्यपूर्ण अधिगम, यानी उद्देश्यपूर्ण जो लर्निंग्स होता है वो आवश्यक रूप से घटित होता है, यानी कि विद्यार्थी के सीखने के पीछे भी कहीं ना कहीं एक उद्देश्य निहित रहता है। विद्यार्थी अधिगम का उद्देश्य पहले से निर्धारित कर संगठित रूप से क्रियाशील होता है। यदि बालक गणित सीखना चाहता है तो वह ऐसे व्यक्ति या शिक्षक के पास जाएगा जो उसे गणित के सिद्धांत एवं व्यवहार सिखा सके। ऑब्वियस सी बात है, हमें जो भी सीखना होता है हमारे माइंड में वो पहले से कहीं ना कहीं उद्देश्य निहित रहता है कि हमें क्या सीखना है, फिर हम उस हिसाब से वैसे टीचर के पास जाते हैं। देखिए, मनोवैज्ञानिक कारक, शिक्षक एक बेसिकली शिक्षण, शिक्षण जो है टीचिंग, टीचिंग एक मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है। दिशापरक चेतना से परिपूर्ण शिक्षक विद्यार्थियों के लिए अनुकूल दिशा निर्धारित करता है जिससे उनकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं का पूर्ण विकास होता है। साथ ही निर्धारित किए गए लक्ष्य पूर्ण होते हैं। शिक्षक का दायित्व है
पहले से चलने वाली उनकी सीख प्रक्रिया को आवश्यकता अनुसार एक सकारात्मक एवं इच्छित दिशा में मोड़ देना, ताकि वे अपने गतिशील वातावरण के परिवर्तन के प्रति खुद को ढाल सके। फिर देखिए, शिक्षण को प्रभावित करने वाले अन्य कारक यानी अनदर फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। शिक्षण को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के तहत शिक्षण की अभिक्षमता, रुचि, अभिवृत्ति एवं मूल प्रवृत्तियां, सहज प्रवृत्तियां, भावना ग्रंथियां इत्यादि है। फिर देखिए एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिक्षमता। देखिए, किसी भी क्षेत्र या समूह में व्यक्ति की कार्यकुशलता की विशिष्ट योग्यता होती है। अभिक्षमता का आशय क्या है? रुझान से है। मतलब रुझान का मतलब आप एक तरीके से रुचि की ओर समझ सकते हैं। बेसिकली ये बहुत इंक्लाइंड वे में होता है। अभिक्षमता जो होता है, एप्टीट्यूड, जो किसी पेशे या कार्य में सफलता पाने हेतु आवश्यक होता है। जिस भी कार्य में व्यक्ति का रुझान होगा, ऑब्वियस सी बात है कि व्यक्ति जो है उस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छी तरह से कार्य करेगा। इसका जो प्रस्फुटन शिक्षा एवं अभ्यास के द्वारा होता है। मान लीजिए कि कोई सिंगिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसको गाना गाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप उससे ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो क्या हो जाए, कलेक्टर बन जाए, क्योंकि उसकी जो अभिक्षमता है, जो एप्टीट्यूड है, वो एक गाना गाने के प्रति है, ठीक है, सिंगिंग के प्रति है। तो वह क्या होगा, एक बहुत अच्छा सिंगर बनने के लायक है। और ये जो सारे गुण है बच्चों के कि वह क्या बन सकता है, किस क्षेत्र में वो जो है वो अच्छा कर सकता है, ये कहीं ना कहीं टीचर को उसका अच्छी तरह से ज्ञान होता है। फिर देखिए लिखा है बिंघम। बिंघम के द्वारा अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड किसी भी व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात उसके ज्ञान, दक्षता, प्रतिक्रियाओं को सीखने की एक योग्यता है। देखिए यहाँ एक बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है कि किसी शिक्षक का झुकाव मन से शिक्षण की ओर नहीं है तो वह अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता। यानी कि किसी ने मतलब उसको टीचिंग का शौक नहीं है, लेकिन बस बात यह है कि वह पैसों के लिए या फिर एक अच्छी नौकरी के लिए टीचर बना है, तो कहीं ना कहीं वह अच्छा टीचर नहीं बन सकता। अच्छे टीचर वो होते हैं जो बच्चों के बोलते हैं ना मनोविज्ञान को समझ सके, उनके गुण, उनके दोषों को समझ सके, उन पर कार्य कर सके। वह एक कहीं ना कहीं अच्छा टीचर होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेसिकली टीचर बनने के लिए ही पैदा होते हैं। मतलब उनका जो मेन लक्ष्य होता है वह क्या होता है, टीचर बनना होता है। उनको पढ़ने में और पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए विकास देवी कीर्ति सर को रख लीजिए। वो इतने अच्छे टीचर हैं, मतलब वो बच्चों की बोलते हैं ना कि गुण, उनके दोष, उनके मनोविज्ञान को समझते हैं, उनकी इच्छा को समझते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को भी समझते हैं कि एक बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और उस हिसाब से आपने देखा होगा, अगर आप लोगों ने उनका क्लास किया होगा, तो काफ़ी अच्छे वे में वो समझाते हैं। फिर आप लोग खान सर को भी जानते होंगे, वो भी एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं। इसी तरीके से जो बच्चे जो होते हैं ना, मतलब जो शिक्षक बेसिकली क्या होता है, टीचिंग की ओर ही उनका रुझान होता है, वह एक अच्छे शिक्षक होते हैं। अब देखिए हम जानते हैं इंटरेस्ट क्या होता है, रुचि जिसे कहते हैं रुचि, वह क्या होता है। देखिए रुचि क्या होता है, रुचि एक ऐसा अवयव होता है जो किसी कार्य को सीखने एवं पूर्ण करने के लिए आवश्यक होता है। शिक्षक भले ही उच्च बौद्धिक कौशल का हो, यदि उसे शिक्षण कार्य में रुचि नहीं है तो वह कक्षा में भले ही चला जाए लेकिन विद्यार्थियों को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं सकेगा। यानी बेसिकली जो होता है ना कि ज्ञान परक लोग, और दूसरा चीज़ ये है, एक एक तरफ आप लोग रख लीजिए ज्ञान परक लोगों को, और दूसरे तरफ रख लीजिए कि वह जिसे कि उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ, जिसे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मान लीजिए कि उसकी टीचिंग स्किल बहुत अच्छी है, वो बच्चों को कोई भी जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से समझा सकता है। तो कहीं न कहीं अच्छा टीचर कौन बनेगा? जो बच्चों को अच्छी तरह से समझा सकता है, ना कि वो जिसके पास बहुत अधिक ज्ञान है। देखिए अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड क्या होता है, तो अभिवृत्ति रुचि का ही एक अंतः संबंध रूप है। अगर किसी विद्यार्थी को किसी कार्य करने में रुचि होती है तो वह धीरे धीरे उस कार्य को करने लगता है, और उससे उसकी अभिवृत्ति का विकास होता है। इसके दो रूप है, पहला धनात्मक और दूसरे ऋणात्मक। धनात्मक अभिवृत्ति मतलब यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है वो शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाता है, और नकारात्मक अभिवृत्ति इसमें बाधा उत्पन्न करती है। मतलब किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा ना, आप लोगों ने एस्पिरेंट वेब सीरीज देखा है, उसमें संदीप भैया कहते हैं अभिलाष को कि अपना जो अप्रोच है वो पॉजिटिव रखो, उससे क्या होता है, पॉजिटिव रिजल्ट आता है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे मूल प्रवृत्तियां। देखिए लिखा है प्रत्येक मनुष्य में मूल प्रवृत्तियां उग्र या शांत के रूप में होती है। जैसे किसी की मूल प्रवृत्ति आप लोग देखे होंगे बहुत गुस्सैल होता है, बहुत चिड़चिड़ा होता है, और किसी की मूल प्रवृत्ति ही होती है कि वह बहुत शांत है। प्रख्यात मनोवैज्ञानिक मैकडुगल ने मूल प्रवृत्ति की परिभाषा इस प्रकार से दी है। वह कहते हैं कि मूल प्रवृत्ति वह प्रदत्त शक्ति है जिसके कारण प्राणी किसी भी विशेष कार्य
विशेष प्रकार के पदार्थ की ओर ध्यान देता है, उसकी उपस्थिति में विशेष प्रकार के संवेग की अनुभूति करता है और उस पदार्थ के संबंध में एक विशेष प्रकार का आचरण करता है। यानी जो मूल प्रवृत्ति होती है वो हर विषय वस्तु के संबंध में हमारी अलग-अलग होती है। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपको किसी वस्तु को देखकर बहुत तेज़ गुस्सा आता है, लेकिन दूसरी ओर आप दूसरे किसी वस्तु को देखकर बहुत प्रसन्न भी फ़ील करते होंगे। तो यह कहीं न कहीं आपकी मूल प्रवृत्ति है। अब देखिए लिखा है भावना ग्रंथियाँ। भावना ग्रंथियों अथवा अहम की भावना से संबद्ध कारक शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित ही नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे शिक्षक के सद्गुणों का भी लोप करता है। जैसे ही शिक्षक में यह भावना उत्पन्न होती है कि मैं सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हूँ, जैसा ज्ञान मेरे पास है वैसा ज्ञान पूरे पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है, तो वैसे ही उसके गुणों का क्या होने लगता है, ह्रास होने लगता है। मतलब उसके जो गुण होते हैं वह नष्ट होने लगते हैं। इसी कारक का दूसरा पक्ष है हीन भावना से ग्रस्त होना। यदि किसी शिक्षक के मन में यह बात आ गई कि वह शिक्षण कार्य समुचित ढंग से नहीं करा पाएगा, तो भले ही शिक्षक विषय का कितना भी ज्ञानी हो और वह कक्षा में जाने के बाद क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा, सकारात्मक रूप से अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। यानी कि ना तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हमारे अंदर गर्व की भावना जो होती है, घमंड नहीं होना चाहिए, और दूसरा चीज़ हमारे अंदर हीन भावना भी नहीं होना चाहिए कि अरे ये काम तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, हम तो इसमें अच्छे नहीं हैं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बहुत आप लोगों ने देखा भी होगा। कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति खुद नहीं सोचता है कि उससे ये कार्य नहीं होगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि दूसरे उसे जो आस-पास के लोग हैं वो फ़ील करा देते हैं कि नहीं, ये कार्य जो है वो तुझसे नहीं होगा। तो भी क्या हो जाता है, व्यक्ति अपने अंदर एक सेल्फ डाउट क्रिएट कर लेता है। मुझे याद है कि जब मैं ये चैनल शुरू कर रही थी और उस टाइम पे मेरे मुश्किल से 5-6 सब्सक्राइबर थे, तो जो मेरा भाई है वो मुझे ये बोला कि इतने सारे यूट्यूब पर चैनल है, तुम शुरुआत भी करोगी तो तुम्हारा चैनल जो होगा वो कोई नहीं देखेगा, तुम्हारे तो सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ेंगे, तुम्हारे चैनल पे लाइक्स नहीं आएँगे, व्यूज़ नहीं आएँगे। उसने मुझे ऐसे कहा, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, खुद पर सेल्फ डाउट ना क्रिएट करते हुए मैंने बोला कि नहीं, एक बार शुरू करते हैं। तो कहीं न कहीं आपको जो है ना अपने ऊपर एक सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो भी आज के टाइम पे जहाँ की जो कॉम्पिटिशन है वो कहीं न कहीं हद से ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप खुद पर विश्वास रखिए कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो मैं किसी भी हाल में करूँगी। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टीचिंग स्किल्स यानी कि शिक्षण कौशल। तो आइए जानते हैं, शिक्षण की सभी क्रियाएं विद्यार्थियों के अधिगम की ओर केंद्रित होती है। यानी कि बेसिकली टीचिंग के लिए जितने भी हम बेसिकली क्रियाकलाप करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होती है, लर्निंग से रिलेटेड होती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो समझ में आए। शिक्षक कक्षा में एक साथ कई भूमिकाओं का निर्वहन करता है, जैसे कि व्याख्यान देना यानी लेक्चर देना, एग्जाम्पल्स देना विभिन्न विभिन्न तरीकों के, फिर अब प्रश्नों को रोचक बनाने में विशिष्ट व महत्वपूर्ण शब्दों का व्याख्यान करना। शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली सभी क्रियाएं शिक्षण कौशल कहलाती हैं। शिक्षण को एक ओर विज्ञान माना गया है तो दूसरी ओर कला। शिक्षण कौशल शिक्षण के व्यवहारों का एक समूह होता है जो विद्यार्थियों के अधिगम में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में सम्मिलित रहता है। आइए इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं। लिखा है कि डॉक्टर बी के पासी के शब्दों में शिक्षण कौशल उन परस्पर संबंधित शिक्षण क्रियाओं एवं व्यवहारों का समूह है जो विद्यार्थियों के अधिगम में सुविधा प्रदान करते हैं। बेसिकली याद रखिएगा, जो शिक्षण कौशल है, टीचिंग स्किल है, वो किस में हेल्प प्रदान करते हैं या सुविधा प्रदान करते हैं, अधिगम में, यानी कि लर्निंग्स में। अधिगम का क्या मतलब होता है, लर्निंग्स, लर्निंग्स में, सीखने में हेल्प करते हैं। अब देखिए शिक्षण कौशल का वर्गीकरण। तो इसमें लिखा है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एलन एवं रायन ने शिक्षण में निहित कौशलों को स्पष्ट करने के लिए उनका निम्नलिखित रूपों में वर्गीकरण किया है, जो हम आगे देखेंगे। पहला है उद्दीपन भिन्नता, यानी कि शिक्षक जब क्या होता है किसी कक्षा में देखता है कि विद्यार्थियों का ध्यान उसकी ओर नहीं है और जो पढ़ाया जा रहा है उसे भी वह ध्यान से सुन भी नहीं रहे हैं और देख भी नहीं रहे हैं, तो पढ़ाते हुए वह जानबूझकर क्रियाओं में परिवर्तन करते हैं जिसके कारण विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक पर अपना ध्यान केंद्रित करे। कई बार आप लोगों ने, जैसे आप स्कूल में होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो बैक बेंचर्स होते थे या पीछे के बच्चे जो बैठते थे, तो कहीं ना कहीं टीचर पढ़ा रहे हैं फिर भी वो क्या करते थे, क्लास में हल्ला करते थे, ठीक है, शोर मचाते थे। तो कई बार क्या होते थे कि टीचर जो है वो उसी टाइम पे कोई एग्जाम्पल ले लेंगे या फिर कोई कहानी बताने लग जाएंगे ताकि जो बच्चे हैं वो ध्यान से उनकी बातों को सुनने लग जाएं। और या फिर बुक में से आप लोगों ने देखा होगा कई बार क्या करते थे, टीचर बुक में से उठाकर कोई लाइन पूछ देते थे कि बताओ मैंने अभी ये पढ़ाया, वो लाइन कहाँ पर है, किसी को भी उठाकर पूछ लेते थे। तो उससे भी क्या हो जाते हैं, बच्चे जो होते हैं उनके अंदर टेंशन आ जाता है।
तो इस तरीके की जो क्रिया है वो कौन करते हैं? शिक्षक करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं उद्दीपन भिन्नता। फिर देखिए विन्यास प्रेरणा। जिस विषय की ओर बच्चे प्रेरित होते हैं उसे वे बड़ी आसानी से सीख लेते हैं। इस प्रक्रिया में पाठ की प्रकृति पर शिक्षण कौशल निर्भर करता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई भी ऐसा चैप्टर है जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो कहीं न कहीं आप क्या करेंगे, उसको बहुत ईज़िली सीखने का ट्राई करेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई चैप्टर जो है वो बहुत टफ़ है, लेकिन उसको टीचर ने इतने अच्छे कौशल युक्त एग्ज़ाम्पल से बोल सकते हैं या फिर इतने अच्छे-अच्छे कहानियों के द्वारा सुनाया या समझाया कि वह हमें आसानी से समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर कार्य क्या होता है? विन्यास प्रेरणा का। फिर देखिए संवरण। शिक्षक किसी पाठ्य वस्तु का संक्षेपण करके किसी नवीन पाठ्य वस्तु से संबंध स्थापित करते हैं। जैसे प्रदूषण की पाठ्य वस्तु को पढ़ाते हुए उसे संक्षिप्त करके मनुष्य की स्वास्थ्य प्रणाली नवीन पाठ्य वस्तु से, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि संवरण किस प्रकार से करते हैं शिक्षक। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी-कभी क्या होता है, एक बड़ा-सा पैरा रहता है, टीचर ने उसे क्या कर दिया, शॉर्ट में कर दिया और उसके बाद मान लीजिए कि इसका एग्ज़ाम्पल कहीं और जोड़ दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए एक तरीके से टीचर पढ़ा रहे हैं हमें कि दूषित जल पीने से क्या हो जाता है, बीमारियाँ हो जाती हैं तरह-तरह की, ठीक है? और उसी प्रकार से फिर टीचर ने क्या उसका कंक्लूज़न निकाला, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, स्वच्छ पानी पीना चाहिए, इस तरीके से ताकि वो हमारे स्वास्थ्य को हेल्प कर सके। फिर स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों के बारे में बताएँगे कि अच्छे पानी पीने से क्या-क्या होता है। तो कहीं न कहीं क्या होता है कि एक वस्तु से दूसरे विषय वस्तु पर वह मूव कर जाते हैं टीचर। फिर देखिए शिक्षक मौन एवं अशाब्दिक संकेत। तो शिक्षक द्वारा कक्षा में शाब्दिक अंतःक्रिया के साथ अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया के कुछ संकेतों एवं हाव भाव का प्रयोग करता है। यह कौशल कक्षा में अंतः प्रक्रिया को उपयोगी एवं प्रभावी बनाता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें शिक्षक जो होता है वो बेसिकली अशाब्दिक संकेत प्रदान करता है, मतलब कि उसके लिए उसे क्या होता है, शिक्षक को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह अपने हाव भाव या क्रियाकलाप के माध्यम से क्या होते हैं, किसी भी टॉपिक को समझा देते हैं। फिर देखिए विद्यार्थियों की मजबूत भागीदारी। ऐसा शिक्षण कौशल जिसके द्वारा एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने हेतु पुनर्बलों के उचित चुनाव एवं उसके प्रभावपूर्ण उपयोग में पूरी सहायता मिलती है, विद्यार्थियों के शिक्षण क्रियाओं में सहभागिता करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फिर उसके पश्चात है प्रश्नों की प्रभावशीलता। शिक्षक पाठ्य वस्तु को पढ़ाकर कुछ समय बाद विद्यार्थियों से उसी से संबंधित प्रश्न पूछता है। इससे विद्यार्थियों को अनुक्रियाओं का अधिक अवसर मिलता है। साथ ही पाठ्य वस्तु का क्या हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। इसीलिए प्रश्नों की प्रभावशीलता जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आप लोगों ने देखा भी होगा जब हम स्कूल में थे तो टीचर क्या करते थे, एक चैप्टर पढ़ाते थे और उससे संबंधित जितने अभ्यास प्रश्न होते थे टीचर बोलते थे इन्हें याद करके आना और उसे दूसरे दिन ही पूछते थे। उससे क्या होता है, हमें पूरे चैप्टर को याद करने में हेल्प मिलती थी। फिर देखिए खोजपूर्ण प्रश्न यानी कि प्रोबिंग क्वेश्चंस। जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता अथवा अपूर्ण या गलत उत्तर देता है तो शिक्षक उसे सही उत्तर देने के लिए प्रेरित करने अथवा सही उत्तर की दिशा में हल ढूंढने में सहायता करता है। इसे ही खोजपूर्ण प्रश्न कौशल कहते हैं। फिर देखिए उच्च स्तरीय प्रश्नों का प्रयोग। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षित एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए उच्च स्तरों के प्रश्नों का प्रयोग करता है, जिससे विद्यार्थियों की जानकारी भी बढ़े और उनका संस्कार भी अच्छा हो। अब देखिए लिखा है व्यवहार का अभिज्ञान एवं उस पर ध्यान देना। शिक्षक को विद्यार्थियों के व्यवहारों की पहचान होनी चाहिए, साथ ही साथ उनके व्यवहारों के अनुकूल शिक्षण में तालमेल बिठाना चाहिए। एक संवेदनशील शिक्षक को विद्यार्थियों के लिए रुचिकर एवं अरुचिकर प्रक्रियाओं का यथेष्ट ज्ञान होता है, जिसका उपयोग वह कक्षा में शिक्षण करते समय करता है। कई बार ये चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा कि जो टीचर होते हैं ना, वो अपने दैनिक जीवन में या व्यवहार में जो उनके साथ घटित हुआ है, उस तरह के एग्ज़ाम्पल से किसी भी टॉपिक को समझाने का प्रयास करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, विद्यार्थियों में कहीं न कहीं उस टॉपिक के लिए रुचि पैदा होती है, क्योंकि कहानियों से किसी भी टॉपिक को समझाना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर कोई हमें कोई भी कहानी सुनाता है, तो हम कितने पेशेंटली, कितने ध्यान से उसे सुनते हैं। फिर देखिए उदाहरण देकर स्पष्ट करना एवं प्रयोग। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कई बार ऐसे होते हैं शिक्षक जो बहुत ही अच्छे-अच्छे और रुचिपरक एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं, जिससे कि टॉपिक क्या हो जाए, आसान हो जाए और हमें हमेशा-हमेशा याद रहे। फिर है व्याख्यान देना। शिक्षक कक्षा में शिक्षण में जब किसी ऐसे कथन का प्रयोग करता है जिससे विद्यार्थियों की बोधगम्यता में वृद्धि की जाती है, तो कथन आंतरिक रूप से किसी न किसी प्रत्यय से संबंध रखते हैं। इसे ही व्याख्या संबंधी कौशल कहा जाता है। जैसे देखिए इसमें लिखा है नियोजित पुनरावृत्ति। इससे मतलब
कई बार ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो टीचर है एक बड़ा-सा व्याख्यान दिए हैं और फिर बाद में क्या करेंगे कि उसे संक्षेप में पढ़ा देंगे। तो इस तरीके से अगर टीचर करेंगे तो वो क्या होगा, वो जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो इसीलिए टीचर में ये वाला कौशल होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो किसी भी बेसिकली टॉपिक को पहले अच्छी तरह से डिटेल्ड में पढ़ाएँ और फिर उसका शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाएँ। फिर देखिए लिखा है संचार पूर्णता। तो शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के मध्य दी जाने वाली शिक्षा के दौरान संचार प्रक्रिया का निर्वाह जो है सुचारू रूप से किया जाना चाहिए। यानी कि बेसिकली टीचर जिस भी टॉपिक को समझा रहा हो उसका संप्रेषण जो होना चाहिए वो अच्छे ढंग से होना चाहिए और विद्यार्थियों को भी टीचर को फीडबैक देना चाहिए। उससे क्या होता है टीचर अपने अंदर सुधार ला सकते हैं। पर आजकल ये वाला प्रयोग जो है कि टीचर को आप अगर उनकी गलती बताएँगे तो वो सुधार लाने की जगह हो सकते हैं कि आपको सुधार दें। फिर आप पूछेंगे ही नहीं कोई भी क्वेश्चन। कई बार मैं तो जब कॉलेज में थी, तो मुझे याद है एक टीचर से सारे लोग क्वेश्चन पूछने से डरते थे क्योंकि वो उसका रोल नंबर लिखवा लेती थी और इंटरनल में मार्क्स काट देती थी। तो यहाँ पर भी आप लोगों को बच के रहना है, ठीक है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यावहारिक ज्ञान है। हो सकते हैं बहुत से अच्छे टीचर भी होते हैं जो कि अपने अंदर सुधार लाते हैं या फिर बच्चे जब क्वेश्चन करते हैं तो टीचर खुश होते हैं। बट जनरली वो लोग टीचर जो होते हैं वो ईगो पे भी ले लेते हैं बहुत से। ठीक है? तो ये सब अपने अपने सुविधा अनुसार कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।